प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका ई कंटेंट क्लास में स्वागत है। आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय पत्र के अंतर्गत भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि और उसके सैद्धांतिक आधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम विदेश नीति के बारे में समझते हैं कि किसी देश की विदेश नीति के क्या उद्देश्य होते हैं, विदेश नीति की क्या परिभाषा होती है और विदेश नीति के निर्धारक क्या तत्व होते हैं जो किसी देश की विदेश नीति के निर्धारित करते हैं, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विदेश नीति की सामान्य परिभाषा अपन ये देते हैं कि किसी देश की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। तो बहुत छोटा उत्तर है कि प्रत्येक जो देश होता है, जो संप्रभु देश होता है, राष्ट्र होता है, उसकी घरेलू नीति होती है और दूसरी उसकी विदेश नीति होती है। विदेश नीति से तात्पर्य उसके द्वारा अन्य देशों के साथ में, अन्य वैश्विक क्षेत्रीय संगठनों के साथ में उसके क्या संबंध रहेंगे, संबंधों की प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी और उस विदेश नीति के आधार पर उसके राष्ट्रीय हित किस प्रकार से संरक्षित होंगे, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। विदेश नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि किसी देश की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, तो स्पष्ट है कि किसी भी देश की विदेश नीति का उस देश के राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करना, किस प्रकार से एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ में अपने संबंध स्थापित करते समय किस प्रकार से अपने हितों को संरक्षित करता है, अपने हितों में अभिवृद्धि करता है। तो साधारण सी परिभाषा साधारण शब्दों में ये है कि किसी देश की विदेश नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत वह अन्य राष्ट्रों के साथ में संबंधों की क्या प्राथमिकताएं तय करता है और जिसका अंतिम उद्देश्य राष्ट्रहित होता है। तो विदेश नीति और राष्ट्रहित आपस में आबद्ध है, संबंध है, क्योंकि विदेश नीति का उद्देश्य ही राष्ट्रहित होता है। राष्ट्रीय हितों में प्रत्येक राज्य जो होता है उसकी राज्य की सुरक्षा उसका प्राथमिक हित होता है। विदेश नीति के दो उद्देश्य तय होते हैं कि सबसे प्राथमिक उद्देश्य अपन कहते हैं कि किसी भी देश द्वारा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना उसका सर्वप्रथम हित होता है और द्वितीय हितों में उसके व्यापारिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक हित उससे जुड़े रहते हैं। अन्य देशों के साथ में वह संबंध स्थापित करते समय अपने आर्थिक हितों को, औद्योगिक व तकनीकी विकास को, अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। अब विदेश नीति की कुछ परिभाषाएं देखिए, प्रसिद्ध विद्वानों ने विदेश नीति की कुछ परिभाषा दी है। ये देखिए, जॉर्ज मॉडेस्की ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विदेश नीति उन क्रियाओं का समूह है। ध्यान देखिए कि विदेश नीति उन क्रियाओं का या क्रियाकलापों का समूह है जो किसी समुदाय ने दूसरे राज्यों के व्यवहार को बदलने के लिए अपनी क्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया था। अर्थात मॉडेस्की कहते हैं कि विदेश नीति में वे सब क्रियाकलाप सम्मिलित है जिसके द्वारा एक राज्य अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने के लिए कार्य करता है। किस प्रकार से उसके सामने वाले राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों के रूप में समायोजित करने के लिए कार्य करता है। यही विदेश नीति की जो है वो मेन उद्देश्य होता है कि किस प्रकार। आगे देखिए आप, पेडलफोर्ड और लिंकन ने परिभाषा दी है कि
विदेश नीति किसी राज्य द्वारा अपनाई गई वह मुख्य प्रक्रियात्मक तत्व है जिसके द्वारा वह अपने मुख्य लक्ष्यों और हितों को मूर्त रूप देता है। मैंने आपको बताया विदेश नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है अपने राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करना। और पैडलफोर्ड और लिंकन भी कहते हैं कि विदेश नीति वह प्रक्रियात्मक तत्व है, अर्थात कि विदेश नीति के अंतर्गत वो कार्य संपन्न होते हैं जिसके द्वारा कोई राष्ट्र अपने लक्ष्यों और हितों को मूर्त रूप देता है, उसको कार्य रूप देता है। आगे देखिए बच्चों, ये जोसेफ फ्रैंकलिन ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विदेश नीति वे निर्णय और कार्य है जिनके द्वारा एक राज्य अन्य राज्यों के साथ विवेचनीय संबंधों की स्थापना करता है। सार रूप में यही है कि विदेश नीति का जो मेन कार्य है वो है अपने राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करना। और ये कैसे होगी कि एक राज्य अन्य राज्यों के साथ में अपने व्यवहार स्थापित करता है और व्यवहार में उसका कार्य ये रहता है कि उसके व्यवहार को किस तरह अपने राष्ट्र हितों के अनुरूप समायोजित किया जाए। तो इन 3-4 परिभाषाएं का अध्ययन करने के बाद में अपन विदेश नीति का जो सार है वो इस प्रकार से स्पष्ट होता है। विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य अपने राज्य की सुरक्षा होता है। आप देखिए, भारत हो चाहे कोई भी संप्रभु राज्य हो, उस राज्य का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है विदेश नीति के अंतर्गत अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपने संप्रभुता को बनाए रखना, अपने राज्य की सुरक्षा करना, ये विदेश नीति का जो है वो प्राथमिक उद्देश्य होता है। किसी भी देश की विदेश नीति का प्राथमिक हित यही होता है कि किस प्रकार से वो अपनी राज्य की संप्रभुता को सुरक्षित रख पाता है। आगे देखिए, विदेश नीति के माध्यम से राज्य अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास के हितों की पूर्ति करते हैं। प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद में जो द्वितीयक हित आते हैं उसके अंतर्गत राज्य जो है अपने आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ में अपने संबंध स्थापित करता है। और इसमें सम्मिलित है विदेश नीति का उद्देश्य अपने राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। अब राज्य की प्रतिष्ठा में कब वृद्धि होगी? जब कोई राज्य सैनिक व आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा। और सैनिक व आर्थिक रूप से कब सक्षम बनता है? जब वो अपना प्रभाव जो है वो अन्य राज्यों पर स्थापित कैसे कर पाता है। विदेश नीति के माध्यम से विश्व के विभिन्न राज्य सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आदान प्रदान करते हैं। ये स्पष्ट है कि कोई भी राज्य अपने प्राथमिक उद्देश्यों के बाद में अन्य राज्यों के साथ में व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए उस राज्य के साथ में सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है, वैचारिक संबंध स्थापित करता है, सामाजिक संपर्क स्थापित करता है, परस्पर लोगों का आवागमन स्थापित होता है, एक दूसरे के विचारों को समझने में मदद मिलती है। तो विदेश नीति का जो अर्थ है वो स्पष्ट है इन 4 बिंदुओं में कि विदेश नीति का जो प्रमुख लक्ष्य राज्य की सुरक्षा होता है, किस प्रकार से राज्य अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रख पाए, किस प्रकार से कोई राज्य अपने आर्थिक व औद्योगिक हितों की पूर्ति करे, किस प्रकार अपने राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि करे और सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आदान प्रदान के द्वारा एक देश के देश दूसरे देशों के आपस में लोगों से संपर्क में आए, पीपल कनेक्टिविटी, जिससे क्या होता है कि एक राज्य का अन्य राज्यों के साथ में संबंध स्थापित करने में एक मजबूत आधार मिलता है, एक मजबूत वातावरण मिलता है। तो ये सार रूप में विदेश नीति की अपन ने परिभाषाएं विद्वानों की पढ़ी और उन सार के आधार पर ये 4 बिंदु स्पष्ट होते हैं कि विदेश नीति में इन 4 तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्व, अर्थात किसी देश की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कि किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला, ये देखो 6-7 तत्व इसमें बताए गए हैं, स्लाइड्स में देखिए आप, कि जनसंख्या, भौगोलिक तत्व, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी और औद्योगिक क्षमता, सैनिक श्रेष्ठता स्थापित करने का तत्व, धर्म, संस्कृति, भाषा और विचारधारा का तत्व और विश्व और क्षेत्रीय संगठन। इसका प्रत्येक क्या अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये तत्व जो है किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, किसी देश की विदेश नीति को
निर्धारण करने का आधार बनते हैं। सबसे पहले देखिए जनसंख्या। किसी देश की जनसंख्या जो है उस देश की विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है, अपन अब तक जो पढ़ा उसमें विदेश नीति को परिभाषित कीजिए, तो विदेश नीति की कोई भी एक परिभाषा आप इसमें दे सकते हैं, 2 नंबर का प्रश्न। दूसरा प्रश्न, छोटा प्रश्न ये बनता है कि विदेश नीति के किन 2 निर्धारित तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने ये 7 तत्व स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, तो आप किन्हीं 2 तत्वों को जो है वो आप उसमें उल्लेखित कर सकते हैं। तो अपन देख रहे थे कि विदेश नीति के निर्धारण करने वाले तत्वों में पहला जो तत्व है वो है जनसंख्या, कि किस प्रकार से किसी देश की जनसंख्या उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करती है। देखिए किसी भी देश की विशाल जनसंख्या, जैसे भारत, चीन 2 विशाल जनसंख्या वाले देश हैं, और विशाल देश होने के कारण पूरा जो विश्व का बाजार है वो इन दोनों देशों की तरफ आकर्षित है। क्यों आकर्षित है? क्योंकि ये दोनों ही देश बड़े उपभोक्ता बाजार है। करीब 3.25 अरब जनसंख्या इन दोनों देशों में निवास करती है, तो विश्व का आकर्षण का केंद्र बनता है। इसलिए आज प्रत्येक देश इन दोनों देशों के साथ में अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, अपने बाजार ढूंढने के लिए इन देशों के साथ में अपने संबंध विकसित कर रहा है। जनसंख्या का बड़ा होना ही पर्याप्त नहीं है, जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उस देश के जो नागरिक हैं शिक्षित होने चाहिए, लोगों का जो जीवन स्तर है वो उन्नत होना चाहिए, लोग अपने अनुसंधान में, लोग शोध में प्रवीण होने चाहिए। अर्थात कि जनसंख्या केवल संख्यात्मक रूप से मायने नहीं रखती, जनसंख्या का जो गुणात्मक स्तर है वो भी उन्नत होना चाहिए। आप देखिए कई छोटे देश भी हैं, जैसे ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, ये देश जनसंख्या में कम है, लेकिन इन देशों की जनसंख्या शिक्षित है, वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से प्रवीण है, इसलिए कम जनसंख्या होते हुए भी ये देश विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान रखते हैं। अर्थात कि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में एक सहायक तत्व बनता है। दूसरा है, देखिए, भौगोलिक तत्व, अर्थात कि किसी देश का भूगोल, उसकी भौगोलिक स्थिति उस देश की विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मैं आपको सबसे भारत के उदाहरण से समझते हैं कि भारत के उत्तर में महान हिमालय पर्वत है, इसलिए सदियों से इस उत्तर से भारत सदैव सुरक्षित रहा, तो ये भौगोलिक स्थिति। दक्षिण में भारत की प्राकृतिक देन के रूप में 3 ओर से समुद्र है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में महान हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसलिए भारत जो है वो अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने में सफल रहा है। इसलिए भारत की सदैव ये नीति रही है कि भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर शांति का क्षेत्र बना रहे। इसलिए विदेश नीति के हर पहलू पर भारत ने इस क्षेत्र को महाशक्तियों के प्रभाव से दूर रखने का प्रयास किया है। आप देखिए अमेरिका अपने आप को अटलांटिक महासागर के पार है, इसलिए अमेरिका कभी भी या अमेरिका पर कोई भी देश युद्ध करने की स्थिति में सफल नहीं रहा। इसका कारण है कि इसका बड़ा समुद्री दूर है उसमें, और इसके कारण है कि इसके आसपास के जो देश है वो कमज़ोर राष्ट्र है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका सुरक्षित इसलिए है कि उसके उत्तर और दक्षिण में कमज़ोर राष्ट्र है, और पूर्व और पश्चिम में मछलियां हैं, अर्थात कि उसको आक्रमण का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूर्व और पश्चिम दोनों ही ओर से समुद्र होने के कारण उसकी अपनी उन्नत नौसेना है, जिसके कारण से अपनी राष्ट्र की सीमाओं को वो आज तक अक्षुण्ण रख पाया है। इस प्रकार से देखिए यूरोप के विभिन्न देश आपस में सटे हुए हैं, तो इनकी विदेश नीति एक अलग रूप में है, अर्थात कि ये आपस में संघ बना के, जैसे यूरोपियन संघ बना हुआ है, तो यूरोपियन संघ के द्वारा आपस में वो सहयोग विकसित करते हैं। इसलिए किसी देश की विदेश नीति में उसका भूगोल, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रफल, उसकी अवस्थिति उसकी विदेश नीति को निर्धारित करती है। प्रसिद्ध विद्वान मैकआइंडर, महान, ये 2 ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कहा है कि उस देश की जो विदेश नीति है, अर्थात किसी भी देश की विदेश नीति उसकी भौगोलिक स्थिति को तय करती है। उसमें 2 विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं, महान और मैकआइंडर। ये
भूगोल को प्रमुख तत्व मानते थे किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन, अर्थात किसी भी देश के पास जितने उन्नत प्राकृतिक संसाधन हैं वो देश विदेश नीति को प्रभावित करने में उतनी ही क्षमता रखता है। जैसे अमेरिका के पास में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, इसके कारण से ही उसने इन विगत 200 वर्षों में अपनी वैज्ञानिक उन्नति की है, महान आर्थिक शक्ति के रूप में आज स्थापित है। इसी प्रकार से देखिए आप खाड़ी देश, जो पश्चिमी एशिया के जो खाड़ी देश है, ये खाड़ी देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अपार भंडार है, इसलिए विदेश नीति को ये प्रभावित करने में क्षमता रखते हैं। आपने तेल कूटनीति के बारे में सुना होगा कि अरब इजराइल युद्ध के समय में इन देशों ने तेल कूटनीति के माध्यम से विश्व राजनीति को प्रभावित किया था, अर्थात कि इन्होंने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को बहुत सीमित कर दिया है। इसलिए जितने भी औद्योगिक संपन्न राष्ट्र थे, इन देशों की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हुई। इसी प्रकार से देखिए आप मध्य एशिया, प्राकृतिक संसाधनों से अकूत संपदा है, यूरेनियम के अपार भंडार है, प्राकृतिक गैस है इनके पास में। तो आज विश्व राजनीति में मध्य एशिया जो है वो महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अर्थात न केवल जनसंख्या, न केवल भौगोलिक तत्व, बल्कि उस देश के पास में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जो है वो भी उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। अगला बिंदु देखिए, तकनीकी और औद्योगिक क्षमता, अर्थात कोई भी देश औद्योगिक रूप से या तकनीकी रूप से जितना सक्षम है उतना ही वो अन्य राष्ट्रों की व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज अमेरिका की पूरी दुनिया में चौधराहट है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक देश आज अमेरिका के साथ में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि वह देश तकनीकी रूप से और अपनी औद्योगिक क्षमता की दृष्टि से संपन्न है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद उसमें स्थायी सदस्य बने हुए हैं। इसका कारण ये है कि ये देश जनसंख्या में छोटे होने के बावजूद भी तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से सक्षम है और विश्व राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी देश विश्व राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप दुनिया को किस हद से प्रभावित कर सकते हैं, किस ताकत से प्रभावित कर सकते हैं, उस स्थिति में ही दुनिया में आपकी मांग बढ़ेगी, दुनिया में आपकी पहुंच होगी। तो भारत के बारे में अपन देखते हैं कि भारत एक बड़ा बाजार है, तो आज हर कोई राष्ट्र भारत के साथ में आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। अमेरिका एक महान शक्ति है, तकनीकी, औद्योगिक, सैन्य रूप से संपन्न राष्ट्र है, सक्षम राष्ट्र है। तो आज दुनिया का लगभग सभी देश अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये विश्व बाजार जो है, विश्व राजनीति जो है, उसमें आपका प्रभाव उसी समय है जब आप उस विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पांचवा देखिए, विदेश नीति के निर्धारित तत्वों में सैनिक श्रेष्ठता स्थापित करने के तत्व, अर्थात कोई भी देश सैन्य रूप से कितना सक्षम है, उस सैन्य क्षमता के आधार पर ही उस देश की विदेश नीति जो है वो निर्धारित होती है। देखिए वर्तमान में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन सैनिक रूप से श्रेष्ठ देश है। मतलब प्रत्येक देश इन देशों के साथ में सैन्य सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है, इन देशों के साथ में सैन्य अभ्यास करने का प्रयास करता है और अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर ही ये देश अपने राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि के लिए कार्य करते हैं। आज अमेरिका ने दुनिया का जो है वो महान सैन्य शक्ति है, इसलिए हर दृष्टि से वो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पूर्व सोवियत संघ अमेरिका के समकक्ष महाशक्ति था, 1991 में रूस बना, लेकिन आज भी महाशक्ति आर्थिक रूप से भले ही ना हो, लेकिन रूस आज भी सैन्य रूप से महान शक्ति है। इसलिए किसी देश की सैनिक श्रेष्ठता, सैनिक दृष्टि से संपन्नता उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। आगे देखिए, धर्म, संस्कृति, भाषा और विचारधारा का तत्व, अर्थात ये तत्व भी
किसी देश की विदेश नीति के निर्माण में सहायक होते हैं। कई देश विदेश नीति में जैसे मैं आपको बताऊं, स्लोवाकिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, ये यूरोपियन देश है, चेक रिपब्लिक है। इन देशों की जो विदेश नीति है वो उनकी जो नस्लीय श्रेष्ठता है उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे जर्मनी के बारे में अपन पढ़ते हैं, हिटलर के बारे में, वो जर्मनी की जो नस्लीय श्रेष्ठता है उसका वो दावा करता था और उस नस्लीय श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए ही उसने दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसी प्रकार से आप देखिए अरब देशों और इजराइल की जो विदेश नीति है, जो मुस्लिम धर्म, ईसाई, यहूदी धर्म के आधार पर निर्मित है। उसी प्रकार से विचारधारा के आधार पर भी पूर्व सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा, चीन और आज उत्तर कोरिया की जो विचारधारा है वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। उसी प्रकार से पूंजीवादी देशों में अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उन देशों की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद पर आधारित थी। तो किसी भी देश की जो धर्म है, उसकी संस्कृति है, उसकी जो विचारधारा है, ये तत्व भी उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। आप देखिए भारत के बारे में, भारत की विचारधारा है, अपने वर्षों से जो हमारी संस्कृति है उसके सांस्कृतिक तत्वों से हमारी जो विदेश नीति निर्मित हुई है उसका एक आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विचारधारा है। अपन दुनिया में सभी देशों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परस्पर शांति और सहयोग के साथ में रहना पसंद करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम अर्थात कि पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में अपन मानते हैं। तो ये भारत की विदेश नीति का एक सांस्कृतिक पहचान है, अर्थात कि प्रत्येक देश की जो एक सांस्कृतिक पहचान है, उस देश की जो विचारधारा है, उस विचारधारा और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर ही विदेश नीति आगे बढ़ती है। आगे देखिए अंतिम जो है विश्व और क्षेत्रीय संगठन। देखिए आज विश्व में वैश्विक सहयोग स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, उसके 193 सदस्य है और इस मंच के द्वारा परस्पर विश्व शांति व सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके कई विशिष्ट अंग हैं जो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक देश जो है वो इस संगठन का सदस्य बना हुआ है और उस संगठन में, उस वैश्विक संगठन में अपनी प्रभावी भूमिका रखने का प्रयास करता है और उस संगठन के माध्यम से ही अपने राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से अनेक क्षेत्रीय संगठन भी बने हुए हैं, जैसे सार्क है, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण पूर्वी एशिया का संगठन आसियान है, एपेक है, यूरोपियन संघ है। तो इन क्षेत्रीय संगठनों में भी अपनी भूमिका को बढ़ाकर अपने आर्थिक व वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा करने का प्रयास प्रत्येक राष्ट्र करता है। इसी प्रकार से खाद्य एवं कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। ये ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों के माध्यम से प्रत्येक राज्य इन संगठनों में अपनी प्रभावी भूमिका स्थापित करके अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का प्रयास करता है। बच्चों ये थे, प्रश्न आता है कि किसी भी देश की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। तो अपन ने पढ़ा जनसंख्या के बारे में, भौगोलिक तत्व के बारे में कि किस प्रकार किसी देश का भूगोल उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है, उस देश के पास में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन किस तरह से उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, तकनीकी औद्योगिक क्षमता, उस देश की सैनिक श्रेष्ठता, उस देश की सांस्कृतिक विचारधारा और विश्व और क्षेत्रीय संगठन किस प्रकार से विदेश नीति को निर्धारण करने में सहायक होते हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं कि विदेश नीति के उपक्रम, अर्थात कि किन साधनों के द्वारा विदेश नीति का निर्माण होता है, विदेश नीति को स्थापित किया जाता है, वैदेशिक संबंधों को बनाया जाता है। तो वे कौन कौन से उपकरण हैं, वे कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा विदेश नीति को निर्मित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए संधि और समझौते। इनमें
व्यापार और सैनिक संधि और समझौते आते हैं। जैसे भारत चीन के बीच में 1954 में पंचशील समझौता हुआ। इसी प्रकार से 1950 में भारत नेपाल मैत्री संधि। इसी प्रकार से भारत और भूटान के बीच में मैत्री संधि। इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने अपना एक संगठन बनाया आसियान, उसके द्वारा वो विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यूरोपियन यूनियन है। तो ये इन संगठनों के माध्यम से, इन समझौतों के माध्यम से अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार से ये तो हो गया आर्थिक संगठन के रूप में। विश्व में अनेक ऐसे सैन्य संगठन भी बने थे जिन संगठनों ने विदेश नीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसमें पश्चिमी गुट के रूप में नाटो संधि, साम्यवादी देशों की वार्सा संधि, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की सुरक्षा के लिए सीटो संधि, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंटो कहते हैं, ये ऐसी सैनिक संधियां थी जिन संधियों के द्वारा ये देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास किया करते हैं। दूसरा इसमें विदेश नीति के उपक्रम आता है राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। कि किस प्रकार से, देखिए प्रत्येक जो देश होता है उस देश के अन्य देशों के साथ में वैदेशिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए दूतावास होते हैं। इन दूतावासों में उस प्रत्येक देश के अधिकारी नियुक्त होते हैं। उन अधिकारियों का जो कार्य ये होता है कि अपने देश की बात उन देशों के साथ में साझा करना, आपस में एक कोऑर्डिनेशन के रूप में ये राजदूत कार्य करते हैं। तो प्रत्येक देश के एक दूसरे के देशों में राजदूतों की, उच्चायुक्तों की नियुक्तियां होती है। देखिए इसमें आप अपने ये दो शब्द आते हैं, एक तो राजदूत और एक उच्चायुक्त। आपने कहीं देखा होगा कि ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त, तो उच्चायुक्त का मतलब और राजदूत का मतलब दोनों का कार्य तो एक ही होता है। लेकिन उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त होते हैं, उनको कहते हैं कि जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन रहे हैं, अर्थात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रहे हैं। उन देशों में आपस में जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है उन्हें अपन उच्चायुक्त कहते हैं। और अन्य देशों में राष्ट्रमंडल से अलग जो देश है, जैसे भारत में अमेरिका का है तो आपस में राजदूत कहलाता है ये। जबकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन जितने भी देश हैं उन देशों में जो नियुक्तियाँ होती है वो उच्चायुक्त कहलाया करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व के विभिन्न देशों में एक दूसरे के यहाँ राजदूतों की स्थापित करते हैं, राजदूतावास स्थापित करते हैं। ये दूतावास अपने अपने देशों की विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य करते हैं, समन्वय का कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं और कूटनीतिक संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका ये राजदूत और उसका जो पूरा आधिकारिक संगठन होता है वो ये कार्य करते हैं। और विदेश नीति में इन दूतावासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है कूटनीतिक संबंध भंग करना। कि कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ विदेश नीति के अंतर्गत कूटनीतिक संबंधों को भंग करना भी सम्मिलित है। जैसे कई बार जो है आपके उस देश के साथ में कोई विवाद है, जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो भारत ने चीन के साथ में अपने कूटनीतिक संबंध स्थगित कर दिए, अपने राजदूतों को वापस बुला दिया। इसी प्रकार से अपने लंबे समय तक इजराइल के साथ में कूटनीतिक संबंध नहीं रहे। वैसे पर्दे के पार अवश्य संबंध रहे हैं, लेकिन खुले रूप में भारत ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं किए। भारत की घरेलू राजनीति उसमें प्रभावी रही। इसी प्रकार से मैंने आपको चीन के बारे में बताया कि 62 में युद्ध के बाद में चीन से संबंध तोड़ दिए गए थे, लेकिन फरवरी क्षेत्र में बाद में पुनः जब अनुकूल वातावरण बना तो संबंध पुनः स्थापित हो गए। तो कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ भंग करना भी विदेश नीति के उपकरण के रूप में आता है। आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है जिसको अपन सॉफ्टवेयर के रूप में जान सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध स्थापित करना। इससे क्या होता है, परस्पर लोगों का जो विचारों का जो आदान प्रदान है, एक देश के दूसरे देश के लोगों के विचारों का आदान प्रदान इसके माध्यम से होता है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक साधन भी विदेश नीति के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जो गणतंत्र दिवस है उस पर अपन विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रण करने के बाद में 26 जनवरी पे जो झांकियाँ निकलती है प्रत्येक राज्य की, या जो देश में जो संगठन हैं उन संगठनों की, या जो देश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं बड़े स्तर पर उन कार्यक्रमों की, हमारी सांस्कृतिक पहचान की झांकियाँ निकलती है।
और विदेशी मेहमान उन झांकियों को देखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति है उससे वो अवगत होते हैं। और भारतीय जो नेता है कई बार विदेशों में जो ये सम्मेलन होते हैं उसमें जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि भारत के महोत्सव कई बार विदेशों में आयोजित होते हैं, जैसे लंदन महोत्सव, टोक्यो महोत्सव, बीजिंग में भी भारत महोत्सव आयोजित हुआ था। कई बार फूड फेस्टिवल लगते हैं, एक दूसरे के जो चलचित्र है, जो सिनेमा है, जो नाटक है, इनका भी आदान प्रदान होता है। इसका उद्देश्य ये है कि एक देश के जो नागरिक है वो दूसरे देशों के नागरिकों के साथ में किस प्रकार से अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये अपन ने आज इस चैप्टर में अपन इतना पढ़ेंगे कि विदेश नीति की आपने परिभाषा, सामान्य अर्थ के बारे में कि विदेश नीति क्या होती है उसके बारे में आपने पढ़ा कि भाई विदेश नीति ये होती है कि अब प्रत्येक देश जो है कोई अकेला रह नहीं सकता और उसको अन्य राष्ट्रों के साथ में संबंध स्थापित करना ही पड़ते हैं, चाहे कोई कितना ही सक्षम राष्ट्र हो, आज अकेला नहीं रह सकता। विभिन्न क्षेत्रों में अपने अन्य देशों के साथ में संबंधों को स्थापित करना पड़ता है। तो विदेश नीति का ये कार्य है। इसके अलावा विदेश नीति की परिभाषाओं के बारे में अपन ने पढ़ा कि विदेश नीति की मुख्य विद्वानों ने क्या परिभाषा दी। फिर विदेश नीति को अपने संक्षिप्त रूप से पढ़ा कि विदेश नीति का उद्देश्य उस देश के राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करना है। आपसे पूछे किसी देश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अपने राज्य की संप्रभुता की सुरक्षा करना उस राज्य का प्रमुख उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में अपन ने पढ़ा कि वे कौन कौन से तत्व हैं जो किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, और विदेश नीति के उपकरणों के रूप में कि किन साधनों के द्वारा कोई देश अन्य राज्यों के साथ में अपने वैदेशिक संबंधों को स्थापित कर पाता है। धन्यवाद।